नमस्कार। आज हम तकनीक की दुनिया में एक सफ़र पर निकल रहे हैं। ज़रा सोचिए, वो विशाल कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हाँ, से लेकर आज हमारी जेब में फिट हो जाने वाले स्मार्टफोन तक, कंप्यूटिंग का ये सफ़र कितना हैरान करने वाला रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ मशीनों यानी हार्डवेयर की ही नहीं है। इसमें उनका दिमाग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषाएं और इन सबको जोड़ने वाला इंटरनेट। हाँ, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है असल में। हमारे पास इस विषय पर कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध पत्र और थोड़े नोट्स भी हैं जो इस पूरी विकास यात्रा के अहम पड़ावों को उजागर करते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों के जरिए हम सिर्फ तारीखें और नाम नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे कुछ शुरुआती आइडियाज ने बड़ी-बड़ी मशीनों को जन्म दिया। हाँ, कैसे छोटे-छोटे लगने वाले आविष्कारों ने पूरी क्रांति ला दी और कैसे ये सब मिलकर आज की डिजिटल दुनिया की नींव बने। मकसद उन अहम मोड़ों और सोच को समझना है जिन्होंने कंप्यूटिंग को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं करीब 200 साल पहले चलते हैं, 1820 के दशक में चार्ल्स बैबेज के साथ। बैबेज। उन्होंने एक सपना देखा डिफरेंस इंजन बनाने का। ये एक ऐसी स्वचालित मैकेनिकल मशीन होती जो गणितीय टेबल खुद ब खुद बना सकती थी। सोचिए जरा, 25,000 पुर्जे। 25,000। हाँ, और 4 टन वजन। हालांकि ये उस समय पूरी तरह बन नहीं पाया था। हाँ, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। लेकिन ये दिलचस्प है कि बाद में लंदन साइंस म्यूजियम ने 1991 में उनके डिज़ाइन पर इसे बनाया। अच्छा। हाँ, और ये साबित किया कि उनका डिज़ाइन काम कर सकता था, उस जमाने की तकनीक से भी। बैबेज का काम यकीनन क्रांतिकारी था, पर ये गणना को ऑटोमेटिक करने का आइडिया थोड़ा और पुराना है। ओह, ऐसा है। हाँ, 17वीं शताब्दी में पास्कल और लाइबनिज ने भी मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए थे। बैबेज के डिफरेंस इंजन ने मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का इस्तेमाल किया, जो एक चतुर तरीका है पॉलिनोमियल फंक्शंस को सारणीबद्ध करने का। और उनके एनालिटिकल इंजन का आइडिया तो इससे भी आगे का था, है ना? बिल्कुल। एनालिटिकल इंजन एक तरह से पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का खाका था। इसमें पंच कार्ड से प्रोग्रामिंग का आइडिया था, जो उन्होंने वो कपड़े बुनने वाली जैक्वार्ड लूम मशीन से लिया था। अच्छा, वहां से। हाँ, इसमें मेमोरी, स्टोर और प्रोसेसिंग यूनिट मिल जैसी चीजें भी थीं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक फील्ड का आइडिया दूसरे को प्रेरित करता है। और यहीं पर एडा लवलेस का जिक्र आता है। हाँ, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। बिल्कुल। उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए नोट्स लिखे और उन्हें पहला प्रोग्रामर माना जाता है क्योंकि उन्होंने उस मशीन के लिए एल्गोरिथम की कल्पना की थी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक युग। द्वितीय विश्व युद्ध का समय एक बड़ा मोड़ था, सही? जैसे ब्रिटेन की कोलोसिस मशीनें कोड तोड़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल। युद्ध की जरूरतों ने डेवलपमेंट को तेज किया। और फिर 1945 में आया ENIAC। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे अक्सर पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि ये डेसिमल सिस्टम पर था। हजारों वैक्यूम ट्यूब लगते थे इसमें और बहुत बड़ा था। एक पूरा कमरा चाहिए था इसके लिए। बाप रे। और इसे प्रोग्राम करना भी मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। तारों और स्विचों को दोबारा जोड़ना पड़ता था हर नए काम के लिए। तो इसकी कमियों ने ही अगले बड़े कदम की राह दिखाई होगी। सही कहा। ENIAC की जटिलता और प्रोग्रामिंग की मुश्किलों ने ही स्टोर्ड प्रोग्राम के महत्वपूर्ण विचार को जन्म दिया। जॉन वॉन न्यूमन ने अपने फेमस पेपर में इस आर्किटेक्चर का प्रस्ताव रखा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। हाँ, जिसमें कंप्यूटर के निर्देश यानी प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में रखे जा सकते थे। इससे कंप्यूटर ज्यादा लचीले और प्रोग्राम करने में आसान हो गए। इसी सिद्धांत पर EDVAC जैसी मशीनें बनी। उधर ब्रिटेन में एलन ट्यूरिंग ने भी ASE ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन का डिजाइन प्रस्तावित किया था। और फिर ये तकनीक लैब से निकलकर बिजनेस की दुनिया में भी आने लगी। हाँ, 1950s की शुरुआत में पहले कमर्शियल कंप्यूटर आए, जैसे फेरांटी मार्क 1, यूनिवैक 1। यूनिवैक ने तो 1952 के अमेरिकी चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करके सुर्खियां बटोरी थी। अच्छा। और एक दिलचस्प किस्सा है लियो 1 का, लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। लियो? हाँ, इसे ब्रिटेन की एक केटरिंग और चाय की दुकान चलाने वाली कंपनी जे लायंस एंड कंपनी ने अपने दफ्तरी काम के लिए बनवाया था। इसने 1951 में दुनिया का पहला नियमित ऑफिस कंप्यूटर जॉब चलाया, बेकरी के मूल्यांकन का काम। कमाल है, एक केटरिंग कंपनी ने। अच्छा, इसके बाद तकनीक और तेजी से बदली। फिर आया ट्रांजिस्टर का दौर,
दूसरी पीढ़ी 1950 के एंड में वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे से ट्रांजिस्टर ने ले ली। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा आविष्कार था। इसने कंप्यूटरों को छोटा, तेज, ज्यादा भरोसेमंद बनाया और बिजली भी कम खाते थे ये। मेमोरी के लिए भी नई तकनीक आई, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। छोटे चुंबकीय छल्लों का इस्तेमाल होता था इसमें। इसी दौर में एक और अहम आइडिया आया, माइक्रो प्रोग्रामिंग का। इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक मॉरिस विल्क्स ने 1951 में पेश किया था। माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये क्या था मतलब? इसका मतलब था कि सीपीयू को कंट्रोल करने वाला जो जटिल लॉजिक होता है, उसे हार्डवेयर में बनाने के बजाय एक छोटे खास तरह के प्रोग्राम से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे अब हम फर्मवेयर या माइक्रो कोड कहते हैं। अच्छा। इससे सीपीयू का डिजाइन और डेवलपमेंट ज्यादा लचीला और आसान हो गया। और फिर आई तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी या चिप, 1960s में। ये तो वाकई एक क्रांति थी। बिल्कुल, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने लगभग एक ही समय पर इसका आविष्कार किया। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर और दूसरे पुर्जे एक साथ। कमाल है। इसने कंप्यूटर के साइज और कीमत में जबरदस्त कमी ला दी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। हाँ, जो चांद मिशन में इस्तेमाल हुआ था। सही। वो आईसी तकनीक की वजह से सिर्फ 70 पाउंड का था, लेकिन उस जमाने के हिसाब से उसमें गजब की कंप्यूटिंग पावर थी। इसी दौर में मेनफ्रेम कंप्यूटर के अलावा छोटे कंप्यूटर्स भी आने लगे, मिनी कंप्यूटर्स। हाँ, ये मिनी कंप्यूटर का दौर था। डीईसी का PDP-8 1965 में आया, बहुत लोकप्रिय हुआ। ये मेनफ्रेम से काफी छोटे और सस्ते थे, तो यूनिवर्सिटी, लैब्स, छोटे संगठन भी इन्हें खरीद सकते थे। और जेरोक्स पार्क में विकसित जेरोक्स ऑल्टो का जिक्र करना बहुत जरूरी है, 1973 में। जेरोक्स ऑल्टो। हाँ, हालांकि ये कमर्शियली सफल नहीं हुआ, पर इसने भविष्य की कई चीजें पहली बार दिखाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, जिसमें स्क्रीन पर आइकॉन और विंडो थी, माउस का इस्तेमाल, माउस, हाँ, और बिटमैप्ड डिस्प्ले। ये सब चीजें बाद में पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का आधार बनी। और यहाँ से चीजें और भी तेजी से बदलीं जब माइक्रो प्रोसेसर आया, चौथी पीढ़ी, 1970s में। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक ही चिप पर पूरा सीपीयू। इंटेल 404 1971 में आया, पहला व्यावसायिक सिंगल चिप सीपीयू था। इंटेल 404। इसे फेडरिको फैगिन और उनकी टीम ने इंटेल में डिजाइन किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह मूल रूप से एक जापानी कैलकुलेटर कंपनी बसिकॉम के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसने कंप्यूटर की लागत और आकार को इतना कम कर दिया कि पर्सनल कंप्यूटर का सपना हकीकत बनने के करीब आ गया। और फिर आया ऑल्टेयर 8800 1975, जिसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत माना जाता है। सही। MITS कंपनी ने इसे किट के रूप में बेचा, जिसे शौकिया लोग खुद जोड़ सकते थे। पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन के कवर पर आने के बाद तो इसकी धूम मच गई। किट कंप्यूटर। हाँ, कीमत सिर्फ $400 के आसपास थी और कंपनी को हजारों ऑर्डर मिले जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। इसी अल्टेयर 8800 के लिए बिल गेट्स और पॉल एलन ने बेसिक इंटरप्रेटर लिखा। यही माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट बना। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत यहां से हुई। हाँ, और इसी दौर में गैरी किल्लाल का CPM ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया, जो शुरुआती माइक्रो कंप्यूटरों के लिए एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया था। 1977 को तो ट्रिनिटी का साल कहते हैं ना, जब 3 अहम मशीनें एक साथ आईं। बिल्कुल, 1977 पर्सनल कंप्यूटर के इतिहास में एक मील का पत्थर था। 3 मशीनें एक साथ बाजार में आईं और इन्होंने होम कंप्यूटिंग को लोकप्रिय बनाया। एक तो एप्पल II, हाँ, स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स। सही, कलर ग्राफिक्स और एक्सपेंशन स्लॉट के साथ। दूसरा कॉमोडोर PET ऑल इन वन डिजाइन, और तीसरा टैंडी TRS-80, जिसे रेडियो शैक के स्टोर्स के जरिए बेचा गया, तो पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हुई। इन तीनों ने मिलकर बाजार बना दिया एक तरह से। ये दिखाता है कि पर्सनल कंप्यूटर का आइडिया कई दिशाओं से एक साथ आ रहा था। इसके बाद तो होम कंप्यूटर का बाजार जैसे फट पड़ा। हाँ, कॉमोडोर VIC-20 पहला कंप्यूटर बना जिसने 10 लाख से ज्यादा यूनिट बेचे, और फिर 1982 में आया कॉमोडोर 64। कॉमोडोर 64, ये तो बहुत सुना है। ये इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल कंप्यूटर मॉडल बना। करीब 1.7 करोड़ यूनिट बिके। इसका SID ऑडियो चिप कमाल का था, गेमिंग के लिए बहुत पॉपुलर हुआ। उधर ब्रिटेन में BBC माइक्रो बहुत सफल हुआ, खासकर स्कूलों में। और इसी BBC माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए एकॉन कंप्यूटर्स ने जो प्रोसेसर डिजाइन किया, वही आगे चलकर ARM आर्किटेक्चर बना। ARM, जो आज स्मार्टफोन में है। बिल्कुल, आज दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट्स की जान है वो। वाह। और फिर 1981 में आया एक और बड़ा खिलाड़ी,
IBM PC, इसने भी बहुत कुछ बदला। हाँ, IBM का पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतरना एक बड़ी घटना थी। उन्होंने ओपन आर्किटेक्चर अपनाया, मतलब डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस पब्लिक कर दिए। ओपन आर्किटेक्चर। हाँ, इसका मतलब था कि दूसरी कंपनियां भी इसके लिए कंपैटिबल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बना सकती थीं। ये इंटेल 8088 प्रोसेसर पर चलता था और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। लेकिन IBM ने ये ओपन क्यों रखा? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे दूसरी कंपनियां उनकी जैसी मशीनें बनाने लगेंगी, क्लोन बन जाएंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद IBM बाजार में जल्दी उतरना चाहता था। उन्हें लगा कि ओपन आर्किटेक्चर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम तेजी से बनेगा, जो उनके प्लेटफॉर्म को सफल बनाएगा। और हुआ भी यही। IBM PC बहुत सफल हुआ। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि दूसरी कंपनियां जैसे कॉम्पैक कानूनी तरीकों से IBM PC के बायोस को रिवर्स इंजीनियर करके 100% कंपैटिबल क्लोन बनाने में कामयाब हो गई। तो IBM ने अनजाने में अपने ही कंपटीशन को बढ़ावा दे दिया। एक तरह से हाँ। ये क्लोन अक्सर IBM की मशीनों से सस्ते और कभी-कभी ज्यादा पावरफुल भी होते थे। धीरे धीरे हार्डवेयर बाजार में IBM का दबदबा कम होता गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपने MS-DOS और बाद में विंडोज के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार का बादशाह बनता चला गया। और एप्पल का क्या हुआ इस बीच? एप्पल ने ग्राफिकल इंटरफेस पर फोकस रखा। 1983 में आई लीजा महंगी थी, असफल रही। लेकिन 1984 में आए मैकिन्टॉश ने अपने आसान GUI और माउस के साथ पर्सनल कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। मैकिन्टॉश, हाँ, वो एड भी था मशहूर। बिल्कुल। और 1985 में आए कॉमोडोर अमीगा को भी नहीं भूलना चाहिए। मल्टीमीडिया क्षमताएं, ग्राफिक्स, साउंड और प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग OS के मामले में वो अपने समय से बहुत आगे था। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास तो अद्भुत है, लेकिन इन मशीनों को आपस में जोड़ने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, नेटवर्किंग और इंटरनेट। बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1969 में ARPANET से हुई, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये अमेरिकी रक्षा विभाग का प्रोजेक्ट था। कोल्ड वॉर के टाइम का। हाँ, उनका लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जो परमाणु हमले जैसी स्थिति में भी काम करता रहे, मतलब विकेंद्रीकृत और मजबूत। और वो पहला संदेश भेजने वाला किस्सा भी है, सिर्फ LO? हाँ, UCLA से स्टैनफोर्ड भेजा गया था। वे लॉगिन टाइप कर रहे थे, लेकिन L और O के बाद ही सिस्टम क्रैश हो गया। तो पहला इंटरनेट संदेश सिर्फ LO था। इसके बाद 1971 में रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया और @ सिंबल का इस्तेमाल शुरू किया, यूजर नेम को होस्ट नेम से अलग करने के लिए। @ आज तक चल रहा है। लेकिन इन अलग अलग नेटवर्कों को जोड़कर इंटरनेट कैसे बना? वो हुआ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के विकास से। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे 1974 के आसपास विंडसर्फ और बॉब कान ने डिजाइन किया था। TCP/IP? हाँ, ये नियमों का एक सेट है जो तय करता है कि डेटा को पैकेट में कैसे तोड़ना है, नेटवर्क पर कैसे भेजना है और दूसरी तरफ सही क्रम में कैसे जोड़ना है। इसी ने अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने लायक बनाया और यहीं से इंटरनेट शब्द आया। अच्छा। 1983 में ARPANET ने पूरी तरह से TCP/IP अपना लिया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर 1983-84 में DNS आया, डोमेन नेम सिस्टम, जिसने वेबसाइटों को IP एड्रेस के बजाय याद रखने लायक नाम दिए, जैसे .com, .org। इससे चीजें आसान हो गई होंगी। बहुत। और फिर आया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसने इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाया। टिम बर्नर्स-ली, CERN में। हाँ, 1989-90 में उन्होंने 3 चीजें बनाई: HTML वेब पेज बनाने की भाषा, URL वेब एड्रेस का सिस्टम और HTTP वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल। 1993 में मोज़ाइक नाम का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर आया, जिसने वेब को विजुअल बना दिया। फिर नेटस्कैप, Amazon, Google जैसी कंपनियां आईं और इंटरनेट का कमर्शियल युग शुरू हो गया। और 2000 के दशक में सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट ने तस्वीर को और बदल दिया। बिल्कुल। फेसबुक, यूट्यूब, इन्होंने लोगों के जुड़ने और जानकारी शेयर करने के तरीके बदल दिए। 2007 में आईफोन के लॉन्च ने मोबाइल इंटरनेट क्रांति की शुरुआत की। इंटरनेट सचमुच हमारी जेब में आ गया। और आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में हैं। हाँ, जहां हमारा डेटा और बहुत सारी प्रोसेसिंग हमसे दूर बड़े बड़े डेटा सेंटरों में होती है। ये क्लाउड वाला आइडिया दिलचस्प है। एक स्रोत में से नियो मेनफ्रेम कहा गया है। क्या हम वापस सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। आज के विशाल क्लाउड डेटा सेंटर्स कुछ मायनों में पुराने मेनफ्रेम की याद दिलाते हैं, जहां सारी प्रोसेसिंग एक सेंट्रल जगह पर होती थी। आज हमारे लैपटॉप और फोन शक्तिशाली हैं,
लेकिन फिर भी बहुत कुछ क्लाउड पर निर्भर है। हालांकि पारंपरिक मेनफ्रेम और क्लाउड डेटा सेंटर में महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। क्या अंतर है? पारंपरिक मेनफ्रेम अपनी जबरदस्त विश्वसनीयता, उपलब्धता और सुरक्षा RAS कहते हैं, और भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जैसे बैंकिंग या एयरलाइन बुकिंग सिस्टम। अच्छा। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का जोर लचीलेपन, स्केलेबिलिटी, मतलब मांग के अनुसार क्षमता घटाना बढ़ाना और लागत पर ज्यादा होता है। तकनीकी तौर पर कहें तो वे कैप प्रमेय के अलग अलग पहलुओं को प्राथमिकता देते हैं। कैप प्रमेय? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस। क्लाउड सिस्टम अक्सर अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस पर ज्यादा जोर देते हैं, भले ही डेटा को हर जगह तुरंत एक जैसा होने में थोड़ा समय लगे, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। जबकि मेनफ्रेम अक्सर तत्काल कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं। समझ गई। अच्छा, ये हार्डवेयर और नेटवर्क का विकास तो अद्भुत है, लेकिन इन मशीनों से काम करवाने के लिए हमें उनसे बात करने का तरीका भी चाहिए था। यहाँ प्रोग्रामिंग भाषाओं का महत्व आता है। बिल्कुल। शुरुआत में कंप्यूटरों को सीधे मशीन कोड में प्रोग्राम करना पड़ता था, 0 और 1 की भाषा में, जो बहुत मुश्किल था। हाँ, सोच के ही डर लगता है। इसीलिए ऐसी भाषाएं विकसित की गईं जो इंसानों के लिए समझना और लिखना आसान हो और जिन्हें फिर मशीन कोड में बदला जा सके। कौन सी थी शुरुआती अहम भाषाएं? 1950s के अंत और 60s में कुछ प्रभावशाली भाषाएं आईं। फॉर्ट्रैन, खासतौर पर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए। कोबोल, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये दशकों तक बहुत इस्तेमाल हुई। हाँ, फॉर्ट्रैन और कोबोल। और LGO का भी जिक्र आता है। ये अकादमिक जगत में बहुत प्रभावशाली रही। हाँ, इसने ब्लॉक स्ट्रक्चर जैसी कई जरूरी चीजें पेश की। और BNF, बैकर्स नॉ फॉर्म, जो किसी भाषा के सिंटैक्स को औपचारिक रूप से बताने का एक तरीका था। इससे भाषाओं के नियम स्पष्ट और सटीक रूप से लिखना संभव हुआ। एल्गोल ने बाद की कई भाषाओं जैसे पास्कल और C को प्रभावित किया। और AI या दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प बहुत महत्वपूर्ण रही, और प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए बेसिक आई, जो सीखने में बहुत आसान थी और होम कंप्यूटरों पर बेहद लोकप्रिय हुई। बेसिक, हाँ, कई लोगों ने शायद इसी से शुरुआत की होगी। फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP का दौर। इसका क्या मतलब था? OOP मतलब प्रोग्रामिंग का एक तरीका जिसमें कोड को ऑब्जेक्ट्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। हर ऑब्जेक्ट में अपना डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शन होते हैं। इसकी शुरुआत सिमुला 67 से मानी जाती है। फिर स्मॉल टॉक ने इसे और विकसित किया। और आज की लोकप्रिय भाषाएं 80s में C++ आई, जिसने C में OOP क्षमताएं जोड़ी। 90s में जावा आई, जिसका लक्ष्य था एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। हाँ, जावा तो बहुत चली। बिल्कुल। और आज पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाएं वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, मतलब हर जगह छाई हुई हैं। भाषाओं का ये विकास लगातार हार्डवेयर की बढ़ती क्षमताओं और बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। तो ये थी कंप्यूटिंग की एक झलक। बैबेज के मैकेनिकल गियर्स से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग तक एक, कह सकते हैं, रोमांचक यात्रा। हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग ने एक दूसरे को प्रभावित करते हुए धीरे धीरे हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है आखिर? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात साफ है कि बदलाव ही स्थायी है। हमने कंप्यूटिंग के इतिहास में चक्र देखे हैं, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन, और अब क्लाउड के साथ फिर से एक तरह के सेंट्रलाइजेशन की ओर वापसी। हमारे स्रोत बताते हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और शायद मेटावर्स जैसी चीजें इंटरनेट और कंप्यूटिंग के स्वरूप को और भी ज्यादा बदल सकती हैं। हमेशा की तरह विश्वसनीयता, सुरक्षा, प्रदर्शन, लागत और उपयोग में आसानी के बीच सही संतुलन खोजना एक निरंतर चुनौती बनी रहेगी। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कंप्यूटिंग के इस तेज रफ्तार इतिहास को देखते हुए क्या लगता है कि अगला बड़ा क्रांतिकारी कदम कोई ऐसी चीज होगी जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है, या हम बस उन बुनियादी आइडियाज को ही और बेहतर और शक्तिशाली बनाते रहेंगे जिनकी नींव दशकों पहले रखी गई थी?